मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है, अब वह पुरानी लगने लगी है, अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 4:00 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रजनी है और आज मैं आपको अपनी और अपने दामाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दिल को थाम कर सुनिए। मेरी बेटी को उसकी नौकरी के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है, कुछ दिन मेरे पास आ जाए। मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद जी खुश हो गए। वे यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दामाद जी अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद जी ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद जी ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सविता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद जी और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। सविता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, जैसे बहुत दिनों बाद पेट भर कर खाया हो। दामाद जी ने मेरी तारीफ किया तो सविता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुरेश, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो, तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं। उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सविता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद जी तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे, वैसे भी रोज तो मैं यहाँ नहीं रहती, तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो, शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हूँ। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद जी को कुछ कह नहीं सकती थी। सविता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं घर का काम करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद जी थे। वे बोले, सविता को तो कोई परवाह ही नहीं है माँ, इतने दिनों बाद आप घर आए, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर अपने कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद जी की बात से सहमत होकर मैंने बर्तन उठाए। तब भी दामाद जी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद जी ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। अब चाहे साला साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, यह सभी रिश्ते आपको निभाने हैं। अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद जी का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे, तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 4 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद जी की आवाज उनकी कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, यह मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सविता कंपनी से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय अपने काम में व्यस्त थी। तब मैंने उसका लैपटॉप खींचते हुए बोली, सविता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही? अरे 2 शब्द माँ से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका लैपटॉप छीन लिया उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो माँ, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सविता, तू खुद को इतनी साधारण दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही
है क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना अच्छा है? वह बोली। माँ तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतनी सख्ती से बात कर रही हो। सविता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 4 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों के बीच लड़ाई करने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है, अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है, अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सविता बोली, माँ मुझसे कहने के बजाय सुरेश से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना कैसे वह खाने के समय मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, माँ अब तुम ही बताओ, मैं कंपनी में भी थक जाती हूँ। अब 4 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो खाना बनाते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं सुरेश को कैसे समय दूं? सुरेश तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू माँ को आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद जी को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, यह तुम ही देख लो। सविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए सुरेश की खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद जी को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थी, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली मुझे दामाद जी की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन सुरेश भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ, उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने उन्हें खाना खाने के लिए बाहर जाने को कहा, लेकिन दामाद जी ने कहा, सासू माँ होटल जाने की जरूरत नहीं है। सुरेश की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सविता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, माँ घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैंने साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई दामाद जी मुझे लगातार देखने लगे, व मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्र दराज नहीं लग रही है। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। दामाद जी की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। बेटी और दामाद जी भी बाहर आ गए। दामाद जी मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सविता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद जी के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर सुरेश से कहा, सुरेश तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर सुरेश कुछ बोलते उससे पहले ही सविता बोली, बॉस यह सुरेश की साली नहीं है, यह तो मेरी माँ है, यह सुरेश की सास है। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। दामाद जी मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ आज तो आप सविता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद जी ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे, लेकिन उनकी इस मजाक पर सविता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद जी की नजरों का एहसास होने लगा था। घर पहुंचते ही सविता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सविता ने मुझसे कहा, माँ आज के बाद तुम्हें
इतना सजने सनने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सविता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था, नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर तेल लगाया, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद जी थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद जी ने कहा, सासू माँ अंदर आ सकता हूँ। यह घर उनका ही था, फिर भी वह कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, यह घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद जी कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी, सच में आप सविता की बहन जैसी लगती है। बाहर कुछ समय पहले सविता ने जो गुस्से में आपको कहा वह सब मैंने सुना, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि सविता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 48 साल की किसी महिला की तुलना 22 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर है वह महिला खुश होगी ही। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद जी की प्रशंसा पर मैं शर्मा गई थी। 2 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वह सब सुन रही थी, तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद जी को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि सुरेश मेरे कमरे में आ गया। वह काफी गुस्से में लग रहा था। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सविता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है, उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ सविता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर सुरेश की सारी बातें चुपचाप सुनी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, दामाद जी आप गुस्सा मत कीजिए, सविता अपने कंपनी के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर दामाद जी बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कंपनी से छुट्टी लेने की इच्छा होगी तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद जी को समझाया और दामाद जी से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद जी ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू माँ आप सच में बहुत सुंदर हैं, आपको देखकर तो सविता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। दामाद जी मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, यह मत भूलिए। दामाद जी बोले, सासू माँ मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ तो क्या करूं, आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है, आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद जी की नज़र मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सविता यहाँ आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद जी को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद जी काम से घर आए, दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सविता वहीं बैठी थी। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी, तभी सविता ने कहा, माँ तुम्हें अपने दामाद जी के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम सुरेश के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी।
उस समय मुझे सविता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सविता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह मत भूलना, मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टप टिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपना रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कठोर शब्दों में बात नहीं की थी, इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 2 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद जी का फोन आया तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और सुरेश साथ ही घर लौटे। मुझे और सुरेश को साथ देखकर सविता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन इधर मेरे दामाद जी अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद जी ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही सुरेश ऑफिस के लिए निकले, सविता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज तुम अपने दामाद जी के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद जी का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद जी का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सविता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। सुरेश के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सविता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद जी गार्ड ही खड़ी कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही सुरेश ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू माँ, यह क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहाँ से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सविता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान ना दे, वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है जो लोग जलते हैं, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। सुरेश मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सविता सो जाती, सुरेश मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब सुरेश मेरे सिर्फ दामाद जी नहीं रहे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सविता को यह सब पता चल गया तो इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, सुरेश, तुम रोज रात को सविता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सविता अचानक मेरे कमरे में
आ गई और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा। इस पर सुरेश ने कहा, सासू माँ, कभी ना कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वह आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है। उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। आप चिंता मत करें, बस सविता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सविता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद जी एक दूसरे को देखने लगे। सविता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। सुरेश, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी। उसे आधी रात को घर में देखकर सविता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहाँ कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सविता को देख रहे थे। तब सविता बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वह भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े की मुलाकात अपने घर में ही करानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। सविता बोली, सुरेश, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे, तुम दामाद जी होकर भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सविता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे रघुनाथ से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं रघुनाथ से कभी नहीं मिलूंगी इस उम्र में। मुझे यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर सविता बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं ना। मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया। अब वह समय तो बीत गया, पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती? तुम्हारे समय में दादा ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बॉस, मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार है। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। रघुनाथ भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 4 दिनों के भीतर मेरी और रघुनाथ की रजिस्टर्ड मैरिज मेरी बेटी और दामाद जी की मौजूदगी में हो गई। शायद यह पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की थी। मेरी विदाई के समय मैंने सविता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, सरिता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियाँ मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सविता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वह अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेगी। मेरी विदाई होते ही सविता ने पूरे 35 दिनों की छुट्टी ली। शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी और दामाद जी एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।